हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में देखने वाला हूं 2024 का मॉडल पेपर क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस का। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तब क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है, एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, इसका त्रिज्या आर है। तब आर है तो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, और प्लस में इधर भी एक आर हो जाएगा। मतलब आर प्लस आर बराबर देखने से 2r हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बोला है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिरती है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से किसी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहला ऑप्शन दिया है विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 बोला है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। मतलब मान लीजिए कोई मेरे पास ग्राफ है, ये दूरी को बतलाएगा, या एस मतलब विस्थापन को बतलाएगा। तब एस बाई टी बराबर वेग होता है। मतलब किसी वस्तु के दूरी समय का ग्राफ ढलान हमारे वेग को बताता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 बोला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तब न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम है, पहला दूसरा तीसरा। तब पहला नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। छठा क्वेश्चन बोला है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तब कोई भी वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि एक 5 kg का वस्तु है, एक 2 kg का वस्तु है। तब 5 kg के वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तथा 2 kg के वस्तु का जड़त्व कम होगा। तो हम देख चुके हैं कि द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तब न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम है, पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम। तब गति के पहला नियम से हमको बल की परिभाषा मिलता है। अब बल का व्यंजक बोलता है ए बराबर एम ए। तो ये गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परिभाषा बोला है, तब ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर P बराबर एक फार्मूला होता है mv, प्लस मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम तथा वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर, यानी वेग से चल रहा है। तो 10 गुने 0.5 करेंगे तो मेरा ऑप्शन आएगा 5, यानी 5। अब संवेग का सही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तब इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है दोस्तों। जैसा कि इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोग स्क्वायर को कट कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा, केवल किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है। तो ये जड़त्व के नियम को बतलाता है। लेकिन ऑप्शन कहने का मतलब है कि इसमें जड़त्व नहीं दिया हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रथम नियम दूसरा नियम तथा तीसरा नियम दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, कार्य की एसआई इकाई क्या होता है। मतलब कार्य कैसा है मतलब, तो आप लोग को पता है, मैं बताया था कि कार्य कैसा है मतलब जूल होता है। तो देखते हैं जूल की तरह ए में किलोवाट घंटा, बी में वाट, सी में जूल। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जूल। क्वेश्चन दिया हुआ, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 kg, तो पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो आप लोग को पता है कि चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, सबका द्रव्यमान एक समान रहता है, लेकिन भार बोला है और भी पृथ्वी पर। तब दिया हुआ एम बराबर 40 kg। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg। तब m दिया हुआ 40 और g का मान होता है 9.8। अब इसको गुना कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 392 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 392 न्यूटन। तो चलिए, जब कोई पिंड कंपन करती है तो आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और यह कुछ घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे हम लोग खाली के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो आसपास की वस्तु का कोई घनत्व बनाता है, जिसको हम लोग संपीड़न के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है। मतलब क्वेश्चन करने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई हम लोग घर में गए, घर में अचानक बड़बड़ा रहे हैं, तो वह ध्वनि हमको वापस सुनाई देती है, तो उस घटना को हम लोग इको बोलते हैं। अब इको को हिंदी में हम लोग गूंज बोलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी हो गया। अब इसको एक और नाम है दोस्तों, जिसका नाम है पराध्वनि। अगर देख लीजिएगा पराध्वनि अगर ऑप्शन में मिलेगा तो पराध्वनि भी सही होगा, क्योंकि गूंज आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पराध्वनि आपका ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तब ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक, द्रव में थोड़ा कम, और सबसे कम का बात कर रहा है तो होता है गैस में। सबसे कम होता है गैस में। तब देखते हैं कि इसमें गैस कौन है। तब पहला दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूध क्या है, द्रव पदार्थ है। अब रुई देखिएगा, रुई को भी हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, तो आकर्षण बल इसको में गैस के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहता है। चीनी है, चीनी एक ठोस पदार्थ है, इसको में आकर्षण बल तो बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला हुआ है किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि ऑप्शन ए दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी ठोस में मिलेगा और तरल में भी मिलता है। 25 डिग्री पर केवल द्रव में मिलेगा, माइनस पर 25 डिग्री रहेगा तो केवल ठोस में मिलेगा, और 100 पर गैस में मिलता है। तब इस प्रकार मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 16। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तब विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा में कुल विलयन। तब विलय इसमें होगा, विलय हो जाएगा इसमें जिसकी मात्रा कम रहती है तो 20 ग्राम, और बट्टा में कुल विलयन आएगा 120 ग्राम, कुल विलयन 120 ग्राम, और गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो मेरे पास बराबर में आ जाएगा 20 या 200, और बट्टा में 12। इसको 4 से काटेंगे तो 4 50 बार में कटेगा। अभी 4 दिया 12, 50 बटा 3, जिसको हम लोग लिखेंगे तो 16/2/3 लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। घनत्व कैसा है मात्रक, तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व कैसा है मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। तो निलंबन का मतलब होता है ऐसे कण जिसको हम लोग दो कण मिश्रित हो जाता है लेकिन उसको अलग अलग नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम दूध समझ सकते हैं। तब एक प्रकार के किस प्रकार के मिश्रण को दर्शाता है, तो एक प्रकार के विस्मांगी मिश्रण को दर्शाता है, जिसके कारण इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है नमक और कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। तब नमक और कपूर को अलग करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तब इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की एक बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ए, अब ये बराबर होता है P+N, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, अगर ऑप्शन में योग नहीं दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अगर बराबर की जगह योग रहता है तो सबसे बेहतर रहता है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी मारते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। NH3 का आणविक द्रव्यमान। तो NH3 का नाम होता है दोस्तों अमोनिया, और इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है और इसका द्रव्यमान संख्या 14 यानी 14 होता है। बीच में प्लस का साइन और प्लस में हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 14 + 3, तब 14 और 3 17 यानी 17। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है। तो निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जल के अणु को कहीं से लेंगे तो उसका अनुपात हमेशा 1:8 ही आएगा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधि करता है। तब 36 ग्राम जल दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि मोल निकालने के लिए, तो मोल बराबर होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान दिया हुआ कितना 36 ग्राम। अब H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, H2 है और वो H2O, तब 2 + 16 इसका होता है 16 होता है 16 2 18 यानी 18, और 18 दूनी की काटेंगे तो 36 यानी मेरा 2 मोल। इस प्रकार ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है। तो आप लोग को पता है कि दोस्तों कि जो परमाणु है ये परमाणु का बीच में नाभिक होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन चार्ज होता है, यानी कहने का मतलब आवेशहीन का मतलब 0 चार्ज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलो क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है अल्फा कण क्या होते हैं। तो आप लोग को पता है कि अल्फा कण का प्रयोग किया था रदरफोर्ड, जिसको से नाभिक का खोज हुआ था। और जो अल्फा कण जो होता है एक प्रकार के थानावेशित हीलियम परमाणु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर खाली जगह की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो कोई भी परमाणु के तत्व के समस्थानिक जो होता है तो उसको में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, इसी वजह से उसको में हमारा समस्थानिक का द्रव्यमान भिन्न होता है, जिसके कारण ये अंतर आता है। चलिए दोस्तों अब 27 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट से। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कोशिका भित्ति बना होता है। तो कोई भी पेड़ है तो उसका सबसे बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। तो देखते हैं ऑप्शन सेलुलोज का नहीं है, तो ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में सेलुलोज। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो गोल्गी उपकरण के पास नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लास्टिक के पास सांसर बिल्कुल होता है। लाइसोसोम के पास नहीं होता है, तो द्रव्यजालिका के पास नहीं होता है। एक और मैं इसके साथ बताना चाहता हूँ कि एक और के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन का फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाएगा, यानी 16 दिया हुआ है, 16 का आधा आप लोग जानते हैं कि कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल 8 होना चाहिए। आप लोग गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 30 तक का है। तो आप इसको जब मैं उत्तर की प्रिपेयर होता तो वहाँ पर तीनों का फिगर छपा था, जिसको से हमको साफ साफ पता चलता है कि फिगर पैरेंकाइमा उत्तर का दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही।
अगला, बादाम का छिलका किस उत्तर का बना होता है? तो बादाम का छिलका या नारियल का रेशा ये मजबूत होता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि अस्कलन का उत्तर का बना होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों से अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग कंडरा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंडन बोला जाता है, यानी कंडरा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? यानी कहने का मतलब है कोई भी जीवों को हम लोग अलग अलग वर्गीकरण करना है, बांटना है, उनकी कोशिकीय संरचना अत्यधिक लक्षण समान हो सकते हैं। सबसे पहले उसकी कोशिकीय संरचना में के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए दोस्तों। अगला, नील हरीश शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो आप लोग को पता है कि नील हरीश शैवाल को हम लोग मोनेरा जगत में रखते हैं, जिसको सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा जाता है मोनेरा जगत। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। तब जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है तो उसका नाम है ऑर्थोपोडा। और दूसरा संघ की बात करेगा तो दूसरा संघ यानी दूसरा संघ सेकेंड में आता है मोलस्का, यानी दूसरा सबसे बड़ा संघ आपका मोलस्का हो जाएगा। दिए गए कौन से रोग वायरस होते हैं? तो टाइफाइड है या मलेरिया? तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस 2019 से एकदम 3 साल तक पेड़ कर दिया था, जिसके कारण कोरोना वायरस से होने वाला एक भयानक रोग है। क्वेश्चन नंबर 37, संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो पोलिया, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो पोलिया, कैंसर तथा मधुमेह रोग एक दूसरे में नहीं फैलता है दोस्तों, लेकिन क्षय रोग, जिसको आम भाषा में हम लोग टीबी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अब ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है, जिसके कारण ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस समय से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन और मैं कुछ गैसों को बताना चाहता हूँ कि कुछ गैस है जिसका नाम है CH4, यानी मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस, O3 होता है ओजोन होता है ग्रीन हाउस गैस, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस इत्यादि गैसें होती हैं जो, लेकिन इस ऑप्शन में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इस वजह से इसका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। दिए गए पोषक पदार्थ में से पौधे के लिए कौन से बृहद पोषक पदार्थ का काम करता है? मतलब कहने का मतलब है कि जो पोषक पदार्थ दिया उसका में से बृहद पोषक पदार्थ के रूप में आयरन, कॉपर, मैंगनीज ये तो नहीं करता है, लेकिन नाइट्रोजन बृहद के रूप में कार्य करता है। इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तब ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन खुद है तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसका फॉर्मूला O2 होता है, CO2 है, तो इसका ऑक्सीजन तो है लेकिन ये थोड़ा विषैले के रूप में नहीं रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन वाला ऑक्सीजन के विषैले अणु को, तो ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम लोग ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन। तब दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार आज मॉडल सेट 2024 का क्लास 9 का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।